प्यारे बच्चों, कल हमने आधा पाठ पढ़ लिया था, आधे से कम ही पढ़ा। तो आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। दूसरा सर्ग जो है नंबर 2 जो लिखा है वहाँ से पढ़ेंगे कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह बड़ा ज़्यादा सहनशील था। कौन? हीरा ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ही न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहूँ तो दिखा दूँ कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 2-1 को तो गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में अट कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसको लेकर उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार का आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को अपने स्थान पर बांध दिए जाते थे और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, कमज़ोर नहीं हुए। फिर भी सूखा भूसा खा के हुए, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मतलब उनके लिए बहुत खिलाफ प्रतिशोध की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह को में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो। उसने उसके माथे से, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी, इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, इनकी नाक छिदवा दी जाए। उसने गराव खोल दिया। गराव माने गले में लटकने वाला एक डंडा। पर वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में कहा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी आओ। लड़की ने खोल के चिल्लाने लग गई। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए।
गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ही नहीं रहा, किस रास्ते जा रहे ये पता ही नहीं है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ही नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता राह भूल गए, तुम भी बेतहासा भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों ना छोड़ें। यहाँ पर दिखाया गया कि जानवर होते हुए भी यहाँ धर्म की बात की गई है, नैतिक मूल्यों की बात की गई है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, पेट भर गया, और सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और मोती से फिर मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब तीसरे सर्ग में देखते हैं क्या हो रहा है। अरे यह क्या, कोई सांड डॉक्टर चला रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुंह भाषा का, अरे बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता, यानी यहाँ से भाग रहा है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि फिर उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेता हूँ और तुम पीछे से रगे दो। दौरी मार पड़ेगी, भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो बगल से उसे पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों को लेकर लपके। सांड को भी संगठित माने इकट्ठे शत्रुओं से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था। वह तो ये शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, मतलब मल्ल युद्ध माने आपस में कुश्ती करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर दोनों ही उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला ही था कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खाल तो लें तब सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी औस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, और किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, क्या पेट भरता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकाल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस और बढ़ा।
उसने दौड़ दौड़ कर दीवार को की चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी उसका चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर खाई मार क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार लिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन पड़ गए? जोर तो मारता हूँगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूँ भी तो मारना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार की उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। सब में जान आ गई। सभी जितने थे अधमरे से पड़े थे उसमें अब एक तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। फिर बकरियाँ निकल गईं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं और गधे अभी जो कहते हो खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा, जो कहीं फिर न पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहना दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे तो आशीर्वाद देंगे ही। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर खड़ा सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में जैसे खलबली मची, और इसे लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, मार पिटी दोनों की, और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, वही उनके जीने का सहारा था। दोनों दुर्बल हो गए, उनके ठठरियाँ निकल आईं, हड्डियाँ निकल आईं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी कि दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। दोनों मित्र निकाले गए, देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। अरे ऐसे मृतक बैलों कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी आया, दाढ़ी थी उसकी बहुत बड़ी, लाल लाल आंखें, मुद्रा चेहरे से बहुत अत्यंत कठोर। आया, दोनों मित्र कूले उंगली गोद कर मुंशी जी के सामने मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोलता है, इस विषय में कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को डरी नजरों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक ही भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे? हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या न बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग चले जाते थे, क्योंकि वह जरा सी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरी हरी हार में चरता नजर आया। एक मैदान में खूब सारे गाय बैल चुग रहे थे। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने और चपल। कोई छलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था, मुंह चला रहा था। कितना सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता ही नहीं कि उनके 2 भाई बंधक के हाथों पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि एक परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते गया उन्हें ले गया था, वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे।
प्रतक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की बात को ले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर खड़ा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ दी। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझाऊँ चुरा लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने के लिए वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारी ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना सब भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में अच्छा सा मालूम हो रहा था। उसी समय मालकिन आकर दोनों को माथे चूम लिए। तो ये कहानी अब समाप्त हुई। धन्यवाद।